मई 2005 में ग्रेग चैपल इंडियन टीम के हेड कोच बने थे। ग्रेग चैपल जो अपने टाइम पर एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहे थे, उनकी टीम का हेड कोच बनने से हर तरफ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी था जिसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। हार से बचने के लिए इसने अपनी कप्तानी में एक बार अपने भाई से अंडर आर्म बॉलिंग तक करा दी थी, ताकि बैट्समैन लास्ट बॉल पर छक्का ना मार सके और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए। कोच बनते ही इन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि सीनियर प्लेयर्स को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्लेयर्स को अपने फिटनेस पे काम करना पड़ेगा और अगर उनका फॉर्म खराब है तो उनको ड्रॉप करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस रूल से सबसे पहले पत्ता कटा टीम के कप्तान का, और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में गांगुली ही थे जो ग्रेग चैपल को टीम का हेड कोच बनाना चाहते थे। चैपल ने जहीर खान को फिटनेस और बॉलिंग कंसर्न्स के वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया। जहीर खान ने काउंटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके टीम में वापसी की। चैपल ने यंग टैलेंट्स पर ज्यादा फोकस दिया। रैना, धोनी, इरफान पठान, युवराज सिंह उसी एरा के प्लेयर्स थे। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अरे ये कहानी तो जानी पहचानी लग रही। साल 2000 से 2005 तक जॉन राइट इंडियन टीम के हेड कोच थे। ये इंडियन टीम का एक नया पीक माना जा रहा था। जॉन के टेन्योर की विन रेट 48.9% थी। इस टेन्योर में इंडिया 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची, बस फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। इंडियन टीम एक कड़ी को मिस कर रहा था, वो थी एग्रेसिवनेस। पिछले 20 ओडीआईज में जब जब इंडियन टीम चेस कर रही थी, वो सिर्फ 5 बार ही उस चेस को पूरा कर पाई थी, और उस 5 बार में विरोधी टीम कौन थे? जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। उन 15 हार में 2003 वर्ल्ड कप फाइनल भी एक मैच था। ग्रेग चैपल के टेन्योर की शुरुआत हुई मई 2005 में, जब उन्होंने इंडिया के हेड कोच का पद संभाला। उनकी सिलेक्शन से पहले चैपल ने अपने कोचिंग करियर में काफी नाम कमाया था और उसे उम्मीद थी कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? जिस चीज में टीम इंडिया कमजोर थी, चैपल ने उस पर ही काम करवाया। टॉस जीतने पर हमेशा बॉलिंग ही करने का फैसला किया गया। इंडियन टीम चेस में इतनी अच्छी बन गई थी कि उन्होंने 17 लगातार मैच चेस करते हुए जीता। ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं था। पेपर पर तो दिख रहा था कि इंडियन टीम फ्लरिश कर रही है, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो ये बता रही थी कि टीम के अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में चैपल ने मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड्स और फिटनेस पर जोर दिया, जो कि इनिशियली टीम और फैंस दोनों को पसंद आया। लेकिन फिर आई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सौरव गांगुली के साथ उनका क्लैश। सौरव गांगुली उस वक्त इंडियन टीम के कप्तान थे। अगस्त 2005 में जिम्बाब्वे टूर के दौरान चैपल और गांगुली के बीच टेंशन बढ़ गया, जो बाद में पब्लिक हो गया। चैपल ने पहले गांगुली को ओडीआई टीम से ड्रॉप किया और बाद में टेस्ट टीम से। एक ईमेल लीक हुआ, उसमें चैपल ने लिखा था कि गांगुली एक आलसी प्लेयर है जो टीम में अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। इन सब बातों ने टेंशन और बढ़ा दिया। आखिर क्यों चैपल ने ऐसे डिसीजंस लिए जो टीम के अंदर ही डिवाइड क्रिएट कर गए? इसका एक जवाब था कि ग्रेग चैपल ऐसा इंसान है जो एक थ्योरी पर काम करता है, माई वे और हाईवे। सचिन तेंदुलकर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया कि चैपल एक रिंग मास्टर की तरह काम करते थे। ये सब कंट्रोवर्सीज के बीच उनका फोकस सीनियर प्लेयर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने पड़ता। चैपल ने जहीर खान को फिटनेस इश्यूज की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि अब बात सचिन तेंदुलकर को ड्रॉप करने पर आ गई। अब इतने महान खिलाड़ी को टीम से निकाल देना, ये पक्का एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। पर चैपल ये भूल गए थे कि ये इंडिया है और तुम्हारा हर एक डिसीजन यहाँ के लोगों को भी अफेक्ट करता है। गांगुली को टीम से निकालने पर कोलकाता में हाहाकार मचा, जहीर खान को ड्रॉप करने पर क्रिकेटिंग जगत में, और सचिन को ड्रॉप करने की खबर पर पूरी दुनिया में। जहीर खान काउंटी क्रिकेट खेलने गए, वहाँ के परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर के लिए वापस बुलाया गया, और सचिन को जब ड्रॉप नहीं कर पाया, उसके बाद उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ड्रॉप करके नीचे खिलाया गया। यहाँ पर 3 चीजें नोट करने वाली है। सबसे पहला, फिटनेस और परफॉर्मेंस के बेस पर टीम के कप्तान को ड्रॉप करना। एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स को ड्रॉप करके दूसरे टूर्नामेंट में उसके परफॉर्मेंस को देखकर टीम में जगह देना, और सीनियर प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप करना, नहीं तो बैटिंग पोजीशन में शफल करना। अब ये सब बात याद रखो। तब तक चैपल के टेन्योर का कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन था वो सेटबैक जो आया 2007 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जब इंडिया ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गई। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां एक्सपेक्टेशंस हाई थी, टीम का इतना बुरा परफॉर्म करना लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया, क्या चैपल का अप्रोच सही था? क्या टीम जो पेपर पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है उसके अंदर कोई दीमक है क्या? अप्रैल 2007 में वर्ल्ड कप के तुरंत बाद चैपल ने रिजाइन कर दिया। उनका
टेन्योर कंट्रोवर्सी से भरा था, पर विन रेट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला। चैपल के टेन्योर में इंडिया के विन परसेंटेज 49.4 था। तो अब आते हैं आज के इंडियन क्रिकेट पे। टीम के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, जो पिछले कई साल से अपने बातों को लेकर वोकल रहे हैं। He never shied away from sharing his opinion। जनवरी 2023 में इंडियन टीम के कप्तान पर ये कमेंट कि रोहित ने आखिरी सेंचुरी सितंबर 2021 में मारी थी। पिछले 50 इंटरनेशनल इनिंग्स में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। दिसंबर 2022 में उन्होंने कमेंट किया कि अगर सेलेक्टर सीनियर प्लेयर को टीम से निकालना चाहती है तो निकाल दे, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या को 2021 T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में तभी लेना चाहिए जब वो वार्म अप गेम्स में अच्छा परफॉर्म करे। रोहित और कोहली की जगह केएल राहुल को ओपन करना चाहिए। He has the ability। ये सब बातें गंभीर ने हेड कोच बनने से पहले कहा था, और हेड कोच बनने के बाद उनके डिसीजंस देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 ऑलराउंडर। T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टनसी के बाद सभी ये अटकलें लगा रहे थे कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद अगला T20 कप्तान हार्दिक पांड्या ही होगा, लेकिन जीजी और बीसीसीआई ने फिटनेस कंसर्न के वजह से हार्दिक के जगह पर सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बना दिया। इसके बाद हार्दिक को ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया और कहा कि दिसंबर में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्म करोगे तब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कंसीडर होने का चांस है। अब इसके बाद श्रीलंका ओडीआई के लिए टीम के सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे, पर गंभीर ने उनके छुट्टी को खारिज करके उन्हें वापस बुला लिया। गंभीर अपने टेन्योर में यंग प्लेयर्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को जडेजा का जगह मिला। गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा को ओडीआई से ड्रॉप कर दिया और इतना समझ आ चुका है कि जड्डू अब बस रेड बॉल नहीं दिखेंगे। तो चैपल और गंभीर के वर्किंग स्टाइल की सिमिलैरिटीज देखकर आप सब ने अब तक ये मान लिया होगा कि गंभीर का टेन्योर भी चैपल के तरह होने वाला है कि नहीं? लगता है आप लोगों ने अब तक गौतम गंभीर को समझा नहीं है। ग्रेग चैपल एक फॉरेनर था जिसे इंडियन क्रिकेट के बारे में तो पता होगा, पर हम इंडियंस के बारे में नहीं। वो पूरे ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का था, जिसे सिर्फ जीतना आता था, उसे टीम की नहीं पड़ी थी। उसका वर्किंग स्टाइल था माई वे और हाई वे। वो बिना प्लेयर्स को कम्युनिकेट किए डिसीजंस लेता था, जिससे प्लेयर्स इनसिक्योर फील करते थे। उसने 2007 वर्ल्ड कप से पहले टीम के कप्तान को बदलने का एक नाकामयाब चाल चला था, और हो सकता है वो नहीं चाहता हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, पर गौतम गंभीर ऐसा करेंगे। अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो भाई अपने सोच को निर्मम तरफ से साफ करो। गौतम गंभीर का पहला डिसीजन कि हार्दिक वुड नॉट कैप्टन T20 टीम, तो इसके लिए हार्दिक को कम्युनिकेट किया गया था। रोहित और विराट को श्रीलंका ओडीआई के लिए वापस आने का रिक्वेस्ट किया गया था, और वो सीनियर प्लेयर्स भी समझ रहे हैं कि टीम सबसे ऊपर है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं है टीम कॉम्बिनेशन को आजमाने के लिए, तो दे वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। रविंद्र जडेजा को ओडीआई से ड्रॉप करने पर उन्हें भी कम्युनिकेट कर दिया गया, और 19 सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेडी रहने को कहा गया। और अगर हार्दिक पांड्या को कहा गया है विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक इंडिविजुअल टीम से ऊपर कभी नहीं होता है, टीम सबसे ऊपर है। यस, गंभीर के वर्किंग एथिक्स में ग्रेग चैपल जैसी सिमिलैरिटीज है, एग्रेसिवनेस, विनिंग एट एनी कॉस्ट, पर उनमें एक बात है जो चैपल में नहीं था, कि गंभीर टीम को अपने से ऊपर रखते हैं, वो टीम को इंडिविजुअल से ऊपर रखते हैं। वी होप गंभीर के इस टेन्योर का विन परसेंटेज पिछले हेड कोच के विन परसेंटेज से ज्यादा हो।